गुड इवनिंग भाई लोग। गुड इवनिंग निकुंज। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं विजयनगर एम्पायर का सेकंड पार्ट। मेडिवल हिस्ट्री हमारी चल रही है। वी आर ऑलरेडी डन विद दिल्ली सल्तनत। नाउ वी हैव स्टार्टेड दी विजयनगर एम्पायर और हम लोगों ने पहला पार्ट तो कर भी लिया है। ये पार्ट सेकंड है और आज पार्ट सेकंड में हम लोग दो इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके फैक्ट्स और साथ ही साथ हम कवर करेंगे जो दो अगली डायनेस्टीज हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, कैसे अस्तित्व में आई, क्या कांड हुए हैं, उनको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। चलो बेटा जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ भाई। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं फिर। चलो भाई देखो शुरू कर ही देते हैं। कोई बात नहीं पिंकू, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि शुरुआत में संगम डायनेस्टी विजयनगर साम्राज्य पे शासन करती है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि भाई चार डायनेस्टीज, चार राजवंश शासन करते हैं विजयनगर एम्पायर में अलग अलग टाइम पर। और जो पहली डायनेस्टी है जो हरिहर और बुक्का ने एस्टैब्लिश की थी, दोनों भाइयों ने एस्टैब्लिश की थी 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर में, वो संगम डायनेस्टी के नाम से शुरू हुई। इनके फादर के नाम पर रखा गया है नाम। तो संगम राजवंश में ये सारे रूलर्स हुए हैं, ये सारे शासक हुए हैं, हमें सारे तो पढ़ने भी नहीं है। पर लास्ट के जो दो रूलर्स है भाई, देवराय 1 और देवराय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके पॉइंट्स पढ़ने हैं क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलो बेटा प्रफुल्ल ध्यान से देखो बेटा, मिल जाएंगी यार, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो देवराय 1। मैंने कीवर्ड्स यहां पर लिख लिए, और अब मैं तुम्हें यहां पर एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। ध्यान से देखो, तो देवराय 1 जो है 1406 से 1422 तक शासन करता है। ध्यान से देखना बेटा, ये 1406 से 1422 तक शासन करता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसने क्या करवाया मैं आपको बताऊं भाई। इस बंदे ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक डैम बनवाया, एक बांध बनवाया। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कि जैसे मान लो ये तुंगभद्रा नदी है ना भाई, मान लो ये तुंगभद्रा नदी है और इस तरीके से आगे बढ़ जाती है और इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे यहां पर है अपना विजयनगर शहर, जिसे आज हम हम्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्पी। उस जमाने में तो राजधानी का नाम विजयनगर, राज्य का नाम भी विजयनगर। तो विजयनगर शहर ये राजधानी है विजयनगर साम्राज्य की, इसे आज हम बोल रहे हैं हम्पी। ध्यान से देखो, तो इस विजयनगर शहर में पानी की थोड़ी कमी हो गई उस टाइम पे। देवराय 1 जब रूलर था ना 1406 से 1422 में, तो इसके शासनकाल में हम्पी में विजयनगर शहर में थोड़ा पानी की कमी हो गई। अब भाई साहब ने क्या किया, इसको मालूम है कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब मॉनसून पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पर निर्भर करती हैं। तो ये तो कोई ग्लेशियर वगैरह से आ भी नहीं रही है, तो इनमें लगातार पानी रहे। तो साउथ इंडिया में उस वक्त के राजा महाराजाओं को अपने पानी का इस्तेमाल सही से करना पड़ता था। तो गर्मियों के दिनों में पानी सूख गया, नदी में कम पड़ गया पानी, तो इसको लगा कि यार पानी कम पड़ गया है, राजधानी में पानी कम पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक डैम बनवाते, एक बांध बनवाते हैं। इस भाई साहब ने डैम बनवा दिया। ध्यान से देखो, इसने यहां पर डैम बनवा दिया, नदी के बीचों बीच क्या बनवा दिया बच्चों? बांध बनवा दिया इसने। और बांध बनवा कर, अब तुम सबको मालूम है जब बांध बन जाएगा, डैम बन जाएगा, तो नदी का पानी पीछे की तरफ यहां पर इकट्ठा होगा, पूरा वो जो रिजर्वायर होता है डैम का, जो जलाशय होता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उस जलाशय से, रिजर्वायर से हम निकाल देंगे नहर, कैनाल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों? नहर, कैनाल निकाल देंगे।
और वो जो नहर है, वो जो नहर है इस तरह से यहां रिजर्वायर से पहुंच जाएगी कहां, विजयनगर शहर में। तो ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि यार नदी का पानी तो वैसे भी आगे जा रहा है और पानी की कमी है, तो ऐसा करो डैम बना देते, पानी को रोक देते कुछ हद तक। तो जो रिजर्वायर यहां पे बनेगा, जो बांध का जो जलाशय बनेगा, वहां से नहर निकाल के शहर तक ले आते हैं, विजयनगर शहर तक, राजधानी तक, और पानी की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये इसने बढ़िया काम किया। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। बिल्कुल। अच्छा, आज क्लासेस एक्सेस होने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वैसे ऐप पर पूरा काम चल रहा है जोरों शोरों से, तो उसको पूरी तरह से ऐसा मान के चलो कि ग्लिच फ्री कर रहे हैं कि कोई दिक्कत ही ना आए बच्चों को। तो वो टेक्निकल चीजें जो अभी चल रही है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही और हमारे बेटरमेंट के लिए वो चीज हो रही है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा। डैम का कोई नाम नहीं, कोई डैम का नाम नहीं है, कोई डैम का नाम नहीं, उस वक्त में कोई नाम नहीं दिया गया है, और अगर दिया भी गया था तो कहीं हिस्ट्री में लिखा नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो इसने तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बना दिया। कौन सी नदी पर बांध बना दिया? तुंगभद्रा नदी पर बांध बना दिया। बांध से निकाल दी नहर, और नहर कहां पहुंच रही है? हम्पी, विजयनगर शहर। ठीक है, तो पानी की कमी पूरी करने के लिए इस बंदे ने यह काम किया। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया है, डैम बनाया इसने। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो। चलो ध्यान से देखो, ट्रेवलर्स, इसके टाइम पे दो यात्री आए। एक तो बंदा आया भाई इटली से, एक तो इटली से कोई यात्री आया, ठीक है, और एक आया ससुरा रशियन, और रशियन लौंडा है बे। ठीक है, तुम ससुरा उल्टा सीधा कहीं सोच जाओ। ध्यान से सुनना, ट्रेवलर्स यात्री कौन कौन आए हैं? तो पहला यात्री तो आया है इटली से, तो एक इटालियन, या ये कहो कि इटली का यात्री आया है। इटली का यात्री, इटली का एक ट्रैवलर आया, इसका नाम है निकोलो कांटी। ठीक है, क्या नाम है इसका? निकोलो कांटी। नाम भी थोड़ा ऐसा ही है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई, पूछा हुआ सवाल है इसलिए बोल रहा हूं। निकोलो कांटी, भले ओ लिखा है, कॉन्टी नहीं पढ़ना, इसको कांटी पढ़ना। ठीक है, निकोलो कांटी, हिंदी में भी लिख देते हैं, जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए, निकोलो कांटी। ठीक है, तो ये एक तो इटली का यात्री आया, फिर एक आया रशियन व्यापारी, रशियन ट्रेडर, है ना, रूसी व्यापारी। ये यात्री था, ये अगला आया व्यापारी। तो रूसी व्यापारी कौन है? उसका नाम है निकितिन, निकितिन। निकितिन, ठीक है, निकितिन, याद रखना बेटा। तो रशियन व्यापारी का नाम क्या है? निकितिन। ठीक है, पिंकू उस टाइम पे कोई पासपोर्ट और कोई वीजा नहीं होता था, नॉर्मल परमिशंस होती थी। ठीक है, नॉर्मल परमिशन लेनी होती थी। तो इटली का यात्री निकोलो कांटी आया, इटली का निकोलो कांटी, ठीक है, और रूसी व्यापारी निकितिन। ठीक है, निकितिन। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो तुम्हें याद रखना यार, यहां से सवाल बना है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये अच्छे से याद रखना। फिर इसके दरबार में एक बहुत जबरदस्त तेलुगु का कवि था, तेलुगु भाषा का एक बहुत ही जबरदस्त कवि है, मध्यकालीन, है ना, मेडिवल टाइम का एक जबरदस्त कवि है, पोएट है। उस पोएट का नाम है श्रीनाथ। क्या नाम है बच्चों? श्रीनाथ। श्रीनाथ जो है तेलुगु भाषा का जबरदस्त कवि है, तो वो इसी के दरबार में था, देवराय वन के दरबार में। तो तेलुगु भाषा का कवि, तेलुगु भाषा से संबंधित, है ना, रिलेटेड टू तेलुगु लैंग्वेज। और इसने एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी थी, बहुत जबरदस्त किताब लिखी है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, भगवान शिव से रिलेटेड, हर विलासम। हर विलासम कौन सी किताब लिखी है भाई लोग? कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? हर विलासम।
हर विलासम, ये बहुत जरूरी है यार। देखो मैं तुम्हें अगर बोल रहा हूं ना ये आया हुआ है, तुम यकीन करो ये आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं। मैं फालतू कंटेंट पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे काम का कंटेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो श्रीनाथ तेलुगु भाषा से संबंधित बहुत ही जबरदस्त पोएट है, कवि है, और इसने एक बुक निकाली थी, बुक पब्लिश की थी, हर विलासम, जो कि भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। अच्छा अंकुश सरोज पूछ रहा है कि सर ये किस लिए आए थे। बेटा उस टाइम पे ना, उस टाइम पे एक देश से दूसरे देश में यात्री जो है ट्रेवल करते थे, किसी को घूमना पसंद था, कोई दूसरे दुनिया के दूसरे देश के समाज को समझना चाहता था, कोई उसकी इकोनॉमी समझना चाहता था, कोई रिसर्च के पर्पज से आता जाता था, ठीक है। आज भी हम क्यों जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वो भी घूमने फिरने आते थे उस टाइम पर भी, पर आज जितनी फॉर्मेलिटीज नहीं थी, आज जितनी औपचारिकताएं नहीं थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पर्ल हॉल है। पर्ल हॉल का मतलब है, अगर बहुत ही हिंदी में जाओ तो मोती महल। मोती महल, अब इस मोती महल का क्या काम है इसके दरबार में। देखो इसने क्या किया, अपना जो पैलेस था, अपना जो महल है इसका, उसमें इसने ये पर्ल हॉल बना रखा था, मोती महल बना रखा था। और यहां पे क्या होता था मैं तुम्हें बताता हूं। अरे साला तुम क्या उल्टा सोच रहे हो, क्या तुम लोग, क्या होता था यहाँ पे, मुजरा वुजरा थोड़ी होता है यहाँ पे। देखो मोती महल में मैन ऑफ एमिनेंस को, ध्यान से सुनना बेटा, मैन ऑफ एमिनेंस, मैन ऑफ एमिनेंस, ध्यान से देखो, मैन ऑफ एमिनेंस यानी अपने काम में जो उत्कृष्ट आदमी है ना, अपने काम में जो उत्कृष्ट है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ाने में ठीक हूं तो मतलब मैं उत्कृष्ट हूं अपने काम में। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, यानी तुम अपने काम में बहुत बढ़िया हो, उत्कृष्ट हो। तो ऐसे आदमी जो अपने काम में बहुत बढ़िया होते थे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी काम कर रहा है पर अपने काम में बहुत बढ़िया है, तो मैन ऑफ एमिनेंस को, उत्कृष्ट आदमी को भाई साहब जो है उस पर्ल हॉल में सम्मान देते थे बुलाकर, ठीक है, ऑनर करते थे उसको। ध्यान से देखो भैया, बिल्कुल अपने काम में धुरंधर। तो मैन ऑफ एमिनेंस, उत्कृष्ट आदमी को जो अपने काम में धुरंधर है, बिल्कुल उसको यहां पर सम्मान दिया जाता था। तो उत्कृष्ट आदमी को, उत्कृष्ट व्यक्ति को, आदमी नहीं व्यक्ति, इसमें कोई भी हो सकता है, उत्कृष्ट व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था। मोती महल में तो हर किसी के बस की बात नहीं थी यहां पे जाना, जो अपने काम में बहुत बढ़िया है वही पहुंच पाता था यहां पर, ठीक है। बिल्कुल कला की कद्र थी, बिल्कुल सही बात पीयूष। अब मुझे एक बात बताओ बे, सबको ये चारों पॉइंट यानी देवराय वंश समझ में आया? जल्दी से बताओ सभी लोग, समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्ड फटाफट कर दिया करो तुम, रिस्पॉन्ड फटाफट कर दिया करो। हाँ चलो, तो ये हो गया अपना, बहुत बढ़िया। अब देवराय टू, अब देवराय टू, इसके भी ये देखो 4 पॉइंट्स तो यहां पर है, 3 पॉइंट्स यहां पर है, तो इनको और समझते हैं। बढ़िया पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो बेटा। पहला पॉइंट देवराय टू के बारे में पहले ये समझ लो कि 1406 से 1422 देवराय वन गद्दी पर बैठा, 1423 से, क्योंकि 22 में वो खत्म हुआ लास्ट में एकदम, और 23 के शुरुआत में ही बैठ गया गद्दी पर, और अगले 23 साल रहा 1446 तक। और इसके बारे में पहला पॉइंट ध्यान से देखो, इसके बारे में पहला पॉइंट, ग्रेटेस्ट रूलर। अच्छा, संगम वंश का सबसे जबरदस्त, सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक था संगम वंश का, ठीक है भाई। थैंक यू औशिक बच्चे, थैंक यू। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट देखो। और तुम मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, पता क्या होता है, फिर मैं अपने घर वालों को जीने नहीं देता हूं, फिर घर वाले दुखी हो जाते हैं कि साला ये उड़ता फिर रहा है। मैं उधर बोलता रहता हूं बच्चों ने तारीफ की, बच्चों ने तारीफ की, ये साले परेशान हो जाते हैं। कल को तुमसे तुम ना मेरी रोटियां बंद करवा दोगे भाई। ध्यान से देखो,
अब देखो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल पिंकू, बिल्कुल। अब देखो, ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे महान शासक, मतलब संगम वंश के सभी शासकों में हरिहर बुक्का, हरिहर टू, बुक्का टू, विरूपाक्ष राय वन, देव राय वन, समझ रहे हो, सब में सबसे बढ़िया है देवराय टू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो हम यहां लिख देते हैं, संगम वंश के सभी राजाओं में सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान, सबसे पावरफुल। ठीक है, संगम वंश के सभी राजाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली। ठीक है भाई, चलो देखो, अरे दूसरा तो टैलेंट भी नहीं है ना अपने पास राजू बोलना तो वही पड़ता है। पीयूष, कृष्णदेव राय इस वंश का नहीं है। अभी एक आएगा सालुव वंश, फिर आएगा तुलुव, तो तुलुव वंश का राजा है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो वो तुलुव वंश का सबसे शक्तिशाली है, सबसे फेमस है, पर संगम वंश में सबसे शक्तिशाली है देवराय टू। क्लियर है? अब देखो, तो संगम वंश के सभी राजाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली तुलुव वंश में वो है कृष्णदेव राय। अब देखो, इसने क्या किया, इसने बहुत बढ़िया यूज किया। इसने अपने राज्य में जितने भी मुस्लिम थे, ध्यान सुनो बेटा, अपने राज्य में जितने भी मुस्लिम थे इसके, तो वो आर्चरी में, तीरंदाजी में बहुत बढ़िया थे, तीरंदाजी में बहुत बढ़िया थे इसके राज्य के मुस्लिम, विजयनगर साम्राज्य के मुस्लिम। तो इसने उनको अपनी आर्मी में, इसने उनको क्या किया, अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया तीरंदाजों के तौर पर। अब उनका जो टैलेंट है वो अब इसकी आर्मी में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत दिमागदार आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, मतलब इसको पता चल गया कि हमारे जो राज्य के मुस्लिम हैं वो तीरंदाजी में बहुत जबरदस्त हैं, तो क्यों ना इन्हें अपनी आर्मी का हिस्सा बनाया जाए और इनका इस्तेमाल किया जाए। तो इसने मुस्लिम लोगों को भर्ती किया अपनी आर्मी में, मुस्लिम लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, अपनी सेना में भर्ती किया, आर्मी में रिक्रूट किया। किसके तौर पर? तीरंदाजों के तौर पर, तीरंदाजों के तौर पर उनको भर्ती कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया तीरंदाजों के तौर पर, और उनका सही उपयोग किया, उनका सही उपयोग किया। भाई जो जिस टैलेंट के लिए जाना जाता है उसकी कदर होनी चाहिए। तो अगर हमारे उस वक्त के मुस्लिम भाई बहुत जबरदस्त आर्चरी जानते हैं तो उनका इस्तेमाल आर्मी में होना चाहिए और उसके लिए उनको पैसा मिले। ठीक है भाई, तो उनका सही उपयोग किया। तो ये बहुत तेज आदमी है और हमारे मुस्लिम भाइयों को उस टाइम पर भी ये काम मिल गया। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, पहले वो हिंदू मुस्लिम तो यार एक साथ जुट के रहते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इस टाइम पे तो बहुत बढ़िया थे। अब देखो, इस देवराय टू के टाइम पे इसका जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो इसके टाइम पर, इसके समय में, ध्यान से देखो बेटा, इसके समय में विजयनगर साम्राज्य, ध्यान से देखो बेटा, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य जो है, ध्यान से देखो, इसके टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर साम्राज्य की, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त थी। यानी विजयनगर साम्राज्य बहुत ही वेल्दी, यानी बहुत ही वेल्दी का मतलब है समृद्ध और पावरफुल यानी शक्तिशाली हो गया, पावरफुल यानी शक्तिशाली हो गया।
ठीक है भाई। तो बहुत ही वेल्दी और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली हो गया इसके टाइम पे, संगम वंश के टाइम पे। अब इसके बारे में जो इसकी जो प्रजा है, इसकी जो प्रजा है वो इसे इंद्र का अवतार मानती थी, भगवान इंद्र का अवतार। ठीक है, जैसा ये शक्तिशाली है, ठीक है, तो इसे इसकी जो जनता है, इसकी जो प्रजा है, इसे इसकी प्रजा जो है, इसे इसकी प्रजा भगवान इंद्र का अवतार मानती थी कि भगवान इंद्र साक्षात उतर आए हैं। भगवान इंद्र का रूप मानती थी। तो इसे इसकी प्रजा भगवान इंद्र का रूप मानती थी। ठीक है, तो इंद्र का अवतार। आगे बढ़े, ध्यान से देखो, आगे देखो, 4 फैक्ट्स तो हो गए। नेक्स्ट फैक्ट, इसने अपने आप को, या फिर ये कहो कि इसको एक टाइटल मिला है इतिहास में। इतिहास में इसको एक शीर्षक, इसको एक टाइटल, इसको एक उपाधि मिली है। उपाधि क्या है, ध्यान से देखो। इसने अपने टाइम में, जब ये राजा था ना, इस ससुरे ने बहुत हाथियों का शिकार किया है, तो इसे हाथियों का शिकारी कहा गया। और उसे उस भाषा में क्या बोला गया है, देखो, इसे एक टाइटल मिला, गज बेटे कर। गज बेटे कर, गज बेटे कर। गज मतलब हाथी, बेटेकर मतलब हंटर। द एलिफेंट हंटर बोला गया इसे। क्या बोला गया भाई लोग, द एलिफेंट हंटर। तो गजा बेटेकर यानी हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी, द एलिफेंट हंटर। इंग्लिश में भी यही टाइटल है, स्पेलिंग लिख देते हैं, द एलिफेंट हंटर, और यहां पर गजा बेटेकर। गजा बेटे कर। ठीक है, हाथियों का शिकारी, द एलिफेंट हंटर, गजा बेटेकर, ये टाइटल मिला है इसको। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फिर इसने ना एक बुक भी लिखी है, एक नाटक लिखा है इसने, प्ले लिखा है, एक प्ले लिखा है इसने, महानाटक सुधा निधि। ही रोट अ बुक, ही रोट अ प्ले। इस बुक का नाम क्या है, महानाटक, महानाटक सुधा निधि। महानाटक सुधा निधि। महानाटक सुधा निधि। ठीक है, ये इसने लिखा है। और इसके टाइम पर एक पर्शियन एम्बेसडर भी आया था। पर्शियन का मतलब है ईरान, आज का ईरान, उस वक्त का पर्शिया बोलते थे। तुमने तो एक गेम भी खेला होगा, प्रिंस ऑफ पर्सिया, है ना भाई, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेला कि नहीं खेला? बिल्कुल, टाइटल के नाम पर कुछ भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पर्शियन एम्बेसडर यानी पर्शिया का एक दूत भी, राजदूत भी इसके दरबार में आया था। और राजदूत वगैरह आते थे अच्छे संबंध बनाने के लिए, राजनीतिक संबंध बनाने के लिए। तो इसका नाम था अब्दुर रजाक। अब्दुर रजाक। अब्दुल रजाक जो है वो इसके टाइम पर एक पर्शियन एम्बेसडर बन के आया हुआ है, अब्दुल रजाक। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया सबको? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आया? एक बार फैक्ट्स को रिकॉल कर ले। एक तो ये संगम वंश का सबसे महान शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है, क्लियर। दूसरा, इसने अपने राज्य के जो मुस्लिम लोग थे, जो तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे, उनका इस्तेमाल अपनी आर्मी में उनको भर्ती करके किया। आर्मी और मजबूत हो गई, सेना और मजबूत हो गई। तीसरा, इसका इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो इसके टाइम पे संगम वंश का ये सबसे महान राजा है। इसके टाइम पर आर्थिक व्यवस्था जो विजयनगर की थी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही समृद्ध थी, और दबा के पैसा छापा है भाई ने उस टाइम पर।
ठीक है, तो समृद्ध और शक्तिशाली राजा बना हुआ है उस टाइम पर। फिर इसकी जो जनता है इसे इनकारनेशन ऑफ इंद्र, यानी इसे भगवान इंद्र का अवतार मानती थी। ठीक है, तो महान तो था ही। उसके बाद फिर इसको जो टाइटल मिला, क्योंकि इसने बहुत सारे हाथियों का शिकार किया, तो इसे एलिफेंट हंटर या गजा बेटे कर कहा गया, गजा बेटे कर। ठीक है, और बाकी एक इसने किताब लिखी है महान नाटक सुधा निधि, और साथ ही साथ इसके टाइम पर एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक भी आया है। सबको बेटा ये फैक्ट समझ में आए तो रिस्पॉन्ड करो। एक तो ये फैक्ट समझ में आ गए तुम्हें, और फिर हमने ये भी पढ़ लिए। तो मुझे बताओ दोनों रूलर्स क्लियर हैं कि नहीं? दोनों रूलर्स समझ में आए हैं बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा कांड देखते हैं। ठीक है, तुम्हें एक यहां बढ़िया चीज पता चलेगी। तुमने वो कहावत तो सुनी है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वो यहां प्रूफ होते हुए दिखेगी। देखो ध्यान से। अब देवराय 2 के बाद भी ना, ध्यान से सुना, देवराय 2 के बाद जो आखिरी रूलर हुआ, देवराय 2 के बाद एक दो और हुए, देवराय 2 के बाद एक दो और हुए, और उनके बाद जो आखिरी रूलर हुआ इस संगम वंश का, उस संगम वंश का आखिरी रूलर, ध्यान से सुनो, संगम वंश का आखिरी रूलर है विरूपाक्ष राय 2। ध्यान सुनो बेटा, विरूपाक्ष राय 2। अब इसके साथ क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। विरूपाक्ष राय 2 जो है, इसका एक आर्मी जनरल था। इसकी आर्मी का जो सेनापति है, जो चीफ है, देखो ध्यान से, इसके आर्मी चीफ का नाम है इसके आर्मी चीफ का नाम है सालुव नरसिम्हा। सालुव नरसिम्हा। तो विरूपाक्ष राय 2 का आर्मी चीफ है, सेनापति है सालुव नरसिम्हा। ठीक है, तो सालुव नरसिम्हा ने, ध्यान सुनना बेटा, सालुव नरसिम्हा ने 1485 में, 1485 में सालुव नरसिम्हा ने विरूपाक्ष राय को मार दिया। ध्यान से देखो, सालुव नरसिम्हा जो कि आर्मी चीफ है, उसने 1485 ईस्वी में, 1485 में मार दिया विरूपाक्ष राय 2 को, और उसके बाद गद्दी पर बैठ गया ये सालुव नरसिम्हा। और सालुव नरसिम्हा ने ही शुरू की सालुव डायनेस्टी, जो 1485 से 1503 तक चली। भाई जब उल्टे कर्म करोगे, इस तरह के उल्टे कर्म करोगे, किसी को धोखे से मारोगे, तो तुम्हारा वंश बहुत लंबा थोड़ी चल जाएगा साला। 1485 से 1503 में खेला हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? तो सालुव नरसिम्हा ने विरूपाक्ष राय 2 को मार दिया। अब सालुव नरसिम्हा के खानदान में, इस सालुव डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर हुआ, इसी का वंशज होगा, इसी का परपोता सरपोता होगा कुछ, तो उसका नाम है इम्मादी नरसिम्हा। क्या नाम है बच्चों? इम्मादी नरसिम्हा। तो 1485 में सालुव नरसिम्हा ने इस डायनेस्टी को शुरू किया। 1503 में इम्मादी नरसिम्हा शासन कर रहा है। ठीक है, इम्मादी नरसिम्हा इसी का वंशज है। इस इम्मादी नरसिम्हा के साथ क्या हुआ देखो। अब यहां पे तुम्हें मालूम है इम्मादी नरसिम्हा कौन है? तो देखो, इम्मादी नरसिम्हा देखो बेटा ध्यान से, इम्मादी नरसिम्हा 1503 में, 1503 एडी में रूलर है, और इसका एक सेनापति है, आर्मी चीफ है इसका। इसके आर्मी चीफ का नाम है वीर नरसिम्हा। क्या नाम है?
वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा। और इस वीर नरसिम्हा ने इसको मार दिया। जब तुम किसी दूसरे के परिवार के साथ उल्टा कर्म कर रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी वही होगा। भाई इसने क्या किया था, इस ससुरे ने क्या किया, आर्मी चीफ ने, सालुव नरसिम्हा ने विरूपाक्ष राय टू को मारा, अपने राजा को मारा। फिर सालुव नरसिम्हा का परपोता वगैरह हुआ इमादी नरसिम्हा। तो जब ये शासन कर रहा था तो इसका आर्मी चीफ है वीर नरसिम्हा, उसने इसको मारा और तुलुव वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की, तुलुव वंश की स्थापना की। तो तुलुव वंश 1503 से 1568 तक, और इसी तुलुव वंश में आएगा कृष्णदेव राय, तीसरा रूलर आएगा कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 तक शासन करता है। पर विजयनगर साम्राज्य ने वैसा टाइम कभी नहीं देखा। इतना प्रॉस्परस, इतना शक्तिशाली जो कृष्णदेव राय के टाइम पर था विजयनगर, कभी नहीं था। इनफैक्ट देवराय 1 के टाइम पर भी नहीं था, इनफैक्ट देवराय 2 के टाइम पर भी नहीं था। ना देवराय 1 के टाइम पे, ना देवराय 2 के टाइम पे, कृष्णदेव राय के टाइम पर सबसे बेस्ट है ये। ठीक है भाई, तो याद रखना ये किस साल मरा है, 1503 में मर गया है। 1503 में फिर अपना वीर नरसिम्हा आ गया। वीर नरसिम्हा ने ज्यादा रूल नहीं किया, एक दो साल रूल किया, उसके बाद उसका बेटा आ गया, और उसके बाद फिर उसका बेटा आ गया कृष्णदेव राय। सबको ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो कि तुलुव डायनेस्टी कैसे आई, सालुव डायनेस्टी कैसे आई। ठीक है, और ये सारे फैक्ट्स हमने पढ़ ही लिए। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल, जो तेनालीराम है, तेनालीराम, वो आएगा कृष्णदेव राय के टाइम पर। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है कुछ विजयनगर की? चलो बहुत बढ़िया, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल विजयनगर साम्राज्य तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, और कल के बाद फिर हम शुरू करेंगे मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, उसमें मजा आएगा, वहां पे कहानियां हैं, वहां पे कहानियां, वहां पे मजा आएगा तुम्हें। ठीक है भाई, वहां पे तो ये लड़ाई वो लड़ाई, ये मार रहा है उसको मार रहा है, ये सूत रहा है, बढ़िया मजा आएगा। चलो बेटा, तो आज के लिए यहां पर खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सारी पीडीएफ्स मैं अपलोड करवा रहा हूं ताकि तुम्हारी कोई पीडीएफ छूटे ना, तुम रिवाइज कर पाओ टाइम पर। ठीक है, बिल्कुल जैसा करोगे वैसा मिलेगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।